नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम इन दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है जब इनकी जमानत अर्जी को खारिज किया गया हो। इससे पहले 9 बार इनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस की गई है। 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, 53 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे। दिल्ली के एक डीसीपी को भी चोट लगी थी। 2020 में कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद से आरोपी तब से जेल में है। ये वो आरोपी है, यानी उमर खालिद, जो जेएनयू के स्टूडेंट होते थे और वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था। 1 महीने जेल में ये शख्स रहा था, उसके बाद इसको बेल मिली थी। फिर 2 मुकदमे दर्ज किए, एक दंगों से रिलेटेड, एक स्पेशल सेल ने। जो मामला स्पेशल सेल ने दर्ज किया था, उस केस में अब बेल डिसमिस की गई है। प्रवेश, चिराग जी देखिए, जो बेंच है, जजेस की 2 जजेस की बेंच है, उन्होंने कहा है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद, ये दोनों ने दिसंबर 2019 की शुरुआत में, जब सीए और एनआरसी का जब प्रकरण चल रहा था, जब अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उस एक्ट को लेकर इन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। मुस्लिम इलाकों में जाकर इन्होंने पर्चे बांटे, व्हाट्सएप ग्रुप में उस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि जो मुसलमान है उसे देश के बाहर भेज दिया जाएगा। इन तरह के आरोप इन पर लगे थे, और जो कि कोर्ट भी मान रहा था कि ये करना बिल्कुल भी गलत है, जो कि इससे आप एक तरह से एक तबके को उकसा रहे हो लड़ाई झगड़े के लिए। फिर बेंच ने कहा कि 2020 में हिंसा हुई, इसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और आम जनता, पुलिस अधिकारी, सब लोग घायल हुए, और इसमें ये जो अपील करता है इनकी सहभागी है, इन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। तो कोई ना कोई कोर्ट मान रहा है कि अगर ये वो नैरेटिव बिल्ड नहीं करते शुरुआत में, जिसकी वजह से इतनी से बड़ी हिंसा हुई, तो शायद वो नहीं होता। लोगों के अंदर एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि जो भी मुस्लिम है उसे देश के बाहर भेज दिया जाएगा, और ये वो नैरेटिव बिल्ड करने में काम कर रहे थे, ऐसा कोर्ट का मानना है। और चिराग जी, ऐसा था कि देखिए 2020 में आपने देखा होगा देश भर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन जो उसकी शुरुआत है बताया जा रहा है इन दोनों ने की थी। इन दोनों ने मुस्लिम इलाकों में ग्रुप्स बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को जोड़े, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंच रही थी वो इन्हीं के जरिए पहुंच रही थी, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ है देश को। हर जगह कहीं ना कहीं बंद था, बहुत दिनों तक तो चक्के जाम थे, बिल्कुल, और तोड़फोड़ भी हुई। फिर हमने देखा अगस्त 2020 में इमाम को एक बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार भी किया गया पहली बार। फिर देखिए उमर खालिद को भी इसी सेम मामले में गिरफ्तार किया। एक जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो सर ने बताई पहले, वो नॉर्मल एफआईआर थी, जो कि जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, 70 से ज़्यादा लोगों के नाम थे उसमें। लेकिन जो स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी, वो मुख्य एफआईआर थी, जिसमें ये बताया गया था कि कौन साजिश करता है, किसके वजह से ये दंगे भड़के हैं। उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। दरअसल ये किस तरह से शुरुआत हुई थी। देशद्रोह सेक्शन 124 ए मामले में 1 महीने की जेल के बाद उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिली थी। ये वो मामला था, आपको याद होगा, 2016 का, जब इन्होंने जेएनयू में एंटी नेशनल स्लोगन्स जो है रेज किए थे। 2020 में एक एफआईआर दर्ज हुई 59/2020। ये स्पेशल सेल ने दर्ज की थी दंगे की साजिश रचना और भड़काने के आरोप में। इसमें शर्जिल इमाम के साथ भी के खिलाफ भी केस हुआ था। अब आप सुनिए, एक एफआईआर दर्ज हुई थी खजूरी खास में 100 जो कि 101 101/2020 जो 2020 से एफआईआर अक्टूबर 2020 में ये दर्ज हुई थी, और अप्रैल 2001 में इस केस में बेल मिली। लेकिन एफआईआर 59 के चलते जेल में ही रही, क्योंकि देखिए 2 एफआईआर थी, हमने शुरुआत में बताया। एक एफआईआर दिल्ली स्पेशल सेल ने दर्ज की, और एक जो नॉर्मल एफआईआर थी, जो दंगे से लोकल पुलिस ने दर्ज की थी। तो एक एफआईआर में तो इन्हें बेल मिल गई, जो नॉर्मल पुलिस ने दर्ज की थी, लेकिन जो स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें डिटेल में बताया गया था कि इनके ऊपर आरोप क्या है, उसमें ये बेल नहीं मिली, इस वजह से जेल में थे। देखिए, हाल ही में जो बेल कैंसिल हुई है वो इसी एफआईआर में हुई। अब सवाल ये उठता है कि 9 बार बेल एप्लीकेशन कैंसिल होना, और इस बीच जो सबसे बड़ा बयान है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वाईएस चंद्रचूड़, क्या बोला उन्होंने? चिराग जी, उससे पहले खाली मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एफआईआर थी, चिराग जी, उसमें धाराएं कौन सी थी, क्यों नहीं मिल रहा था? तो उसमें जो इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो थी 147, 148, जो कि दंगा भड़काना। ये सबसे बड़ा जो मेजर वो है रोल प्ले करता है इनकी जो हाँ, और बेल कैंसलेशन का। और 302 हत्या, 149 अवैध जमावड़ा,
और यूएपीए के सेक्शन लगाए 13, 16, 18, इसमें टेररिस्ट वाले भी सेक्शंस लगे जो कि आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना, और सेडिशन के भी चार्जेस लगे 124A, और 2 समूह में दुश्मनी फैलाना 153A। मतलब सब बड़े बड़े धाराएं थी, जो किसी में भी कम सज़ा नहीं है। अब इसमें चंद्रचूड़ ने कहा कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट इन्हें बेल नहीं दे पाई 5 साल तक ये एक ही केस में, और अभी तक उसमें कुछ प्रूव नहीं हुआ है। आपको बता दूं 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने याचिका वापस ली, और जो पूर्व चीफ जस्टिस है, उन्होंने क्या बयान दिया, ये जरा देखिए, उमर खालिद की जमानत याचिका पर समाज में एक खास वर्ग, ये चंद्रचूड़ ने कहा है, एक खास वर्ग झूठा नैरेटिव बना रहा है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उमर खालिद के वकील ने कई बार कोर्ट के सामने सुनवाई टालने की मांग की, यानी खुद ही ये कह रहे थे कि अभी सुनवाई विड्रॉ कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन, आखिर क्यों। और देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्यों बोला, अब तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन एक तबका है जो फॉल्स नैरेटिव उनके खिलाफ चला रहा है। उन्होंने कहा है कि उमर खालिद और की जमानत याचिका पर समाज का एक खास वर्ग झूठा नैरेटिव बना रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उनके वकील ने कम से कम 7 बार तारीख मांगी, और तारीख मांगते मांगते बाद में इन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, मतलब बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया। अब दूसरा था, इन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी को खुद रिकॉर्ड देखना चाहिए कि बार बार वकील ही तारीख मांगते हैं, तब बहस करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों थी। सवाल बहुत बड़ा उठाया है, और मुझे याद है कि ट्रायल कोर्ट ही था जिसने पार्लियामेंट के एक्यूज्ड को बरी कर दिया था। तो आखिर इतना डर क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बेल एप्लीकेशन बार बार विड्रॉ की जा रही है। एक और जो बात कही गई, हाँ, उन्होंने कहा कि मैं इस केस के गुणदोष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको एक बात साफ बतानी है जो उमर खालिद के मामले में लोग अक्सर भूल जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, कम से कम 7 बार उमर खालिद के वकील ने सुनवाई की तारीख बदलने की मांग की, और आखिर में जमानत की अर्जी वापस ले ली। या तो आप पहले दिन बहस करें, या आप कहें कि मैं जमानत के लिए अर्जी पर जोर नहीं देना चाहता, मैं जमानत के लिए अपनी अर्जी के हिसाब से हाईकोर्ट या जिला अदालत में सुरक्षित रखूंगा। लेकिन उमर खालिद के मामले में रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि अदालत में बार बार स्थगन के लिए अर्जी दी गई थी। बिल्कुल, तो ये एक फॉल्स नैरेटिव जो है वो कुछ लोग हैं जो बार बार ये दिखाने की कोशिश करें कि 5 साल से जेल में, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रही। अरे बेल के लिए जाओ तो डिस्कशन करो, तो बार बार तारीख मांग रहे हो, बाद में कोर्ट को आप बोलोगे, जिम्मेदार ठहराओगे कि तारीख पे तारीख कोर्ट दिए जा रही है, कोर्ट तो तारीख दे ही नहीं रही, वकील बार बार तारीख मांग रहे, तो केस को कहीं अब देखना होगा कि इनके वकील कौन कौन थे। बहुत क्यों बिल्कुल बिल्कुल मांगा जा रहा, हाँ, क्योंकि क्यों मांगा जा रहा था, उसके पीछे क्या तर्क था, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, और वो क्या सोचकर, जानबूझकर या सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि जो उनकी टीम होगी वो तो पूरा सोच समझ कर ही निर्णय लेंगे। और ऐसा नहीं है, कई बार पुलिस मुकदमे दर्ज करती है, कई बार ब्लास्ट के आरोपी बरी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने देखा मुंबई का केस, फिर हमने वो भी देखा, अभी हमने जो थोड़े दिन पहले देखा था जलगांव वाला केस। तो ऐसे 2-3 केस थे ब्लास्ट के केस। मुंबई ब्लास्ट वाला तो सबसे बड़ा केस था, जिसमें तो सभी आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो ये तो बहुत, अगर आपको लग रहा है आप सच्चे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट, आपको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जब इनकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल की थी, आपको याद होगा 8 महीने से ज़्यादा की सुनवाई चली थी, उसमें इतना लंबा डिस्कशन चला था एक बेल के लिए। तो ये तो इसमें जो यूएपीए और बाकी एक्ट है वो सब तो बड़े संगीन एक्ट है, उसमें फांसी तक की सज़ा है, आपको पता है चिराग जी, उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा है। तो इन इतने बड़े अगर आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, आपके ऊपर इतने ज़्यादा आरोप, संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, आपके ऊपर आरोप लगे, तो उसका तो आपको सामना करना पड़ेगा। 5 साल क्या, यहाँ तो लोग अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी 3-3, 4-4 साल जेल में रह लेते हैं। आपको बता दूं, एक बयान सामने आ रहा है, जब दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिली थी 2016 में एक केस में, जिसमें जब ये स्टूडेंट थे उमर खालिद, तो इन्होंने क्या कहा था, वी हैव नो रिग्रेट ऑफ बीइंग जेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, कि हमें कोई इसमें अपराध बोध नहीं है, हमें कोई गिल्ट नहीं है, वी आर इन द फैक्ट प्राउड, हमें इस बात का गर्व है कि हमें इस सेक्शन में बुक किया गया। आप सोचिए इस तरह का माइंडसेट, और आखिर में बड़ा विचित्र बात है। बिल्कुल, वो तो बिलीव ही नहीं करते, उनका जो परसेप्शन है कि वो तो अपनी, हमारी इंडियन जुडिशरी, हमारी कानून कायदा, इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते। अगर वो बिलीव करते तो इस तरह का फॉल्स नैरेटिव तो सेट नहीं करते। और नहीं पता, बहुत लोग क्रांतिकारी बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी बनने की आड़ में कहीं ना कहीं
वो देश विरोधी गतिविधियां ज़्यादा करते हैं और वो उसी को सही मानते हैं। और इनके साथ भी ऐसे ही था, इन लोगों को लग रहा था हम तो क्रांतिकारी, हम तो, लेकिन ये तो तोड़ने की बात कर रहे थे ना कि जोड़ने की। तो तोड़ोगे तो अथॉरिटी भी आपको तोड़ेगी। आपको मैं बता दूं सीधा सीधा, ऐसा नहीं है, ब्लास्ट के आरोपियों तक को बेल मिली है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो आपको बेल नहीं मिली, और जो सबूत इशारा कर रहे हैं, मुझे याद है स्पेशल सेल के अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी और यूएपीए के सेक्शन इम्पोज किए थे और कहा था कि इन्होंने न सिर्फ दंगा भड़काया बल्कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इन्होंने लामबंद किए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, उसके बाद इन्होंने इस तरह से एंटी नेशनल बातें कही। हाँ, और बोला भी जा रहा है, बहुत कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ एक वर्ग, एक तबका जो है इसको लेकर फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इन्हें बेल नहीं दे रही। लेकिन देखना पड़ेगा ना, आज तो खुद चंद्रचूड़ जी सामने आकर कह रहे हैं, चीफ हमारे जो पूर्व सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो बेल एप्लीकेशन, लेकिन कई लोग अब उन पर भी सवाल खड़े कर देंगे। खड़े करने से क्या होगा सवाल, लेकिन जो चीज़ें, तथ्य जो हैं वो तो सामने आ रहे हैं, फैक्ट तो फैक्ट है। और कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये लोग जानबूझकर अपनी चीज़ों को वो कर रहे हैं। ये एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे कोर्ट ने इतने सालों तक हमें जेल में रखा। लेकिन बाकायदा ये इनके खिलाफ सोचिए रिजेक्ट हो चुकी है एप्लीकेशंस, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। हो सकता है आने वाले वक्त में आरोपी सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करें, देखना होगा कि उनका आगे का पैतरा क्या होगा। लेकिन इतना साफ है, जो कि अभी तक समझ में आ रहा है, जो कि हर एजेंसी कह रही है कि प्राइमा फेसिया इनका रोल सामने आ रहा है कि इन्होंने इस तरह से एक तरह से कहा जाए फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया और इनका कहीं ना कहीं देश विरोधी एक्टिविटीज़ में रोल था। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी आप बताइएगा, अपने कमेंट्स इसमें ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।